हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी जो बीए पार्ट थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है उस पर चर्चा करेंगे। इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी में यूनिट प्रमुख आर्थिक क्रियाएं, ये टॉपिक है प्रमुख आर्थिक क्रियाएं, यानी जो ह्यूमन है वो कौन कौन सी क्रियाकलाप करता है। मानव क्रियाकलाप, ह्यूमन अपने आप में एक क्या है, संसाधन है। संसाधन ह्यूमन कैसे हैं कि मानव जितनी भी क्रियाकलाप करता है और उन क्रियाकलापों से उनकी आवश्यकताओं इच्छाओं की पूर्ति होती है, इसीलिए मानव अपने आप में एक संसाधन है। संसाधन का मतलब होता है कि जो मानव की आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करता है। तो मानव एक संसाधन है, लेकिन कब, जब वह विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप करे। उन क्रियाकलापों का संबंध उसके जीवन से, उनके राष्ट्र की या किसी देश की अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ा होता है। अब मानव मुख्यतः 3 प्रकार की क्रियाएं और कुल 5 प्रकार की क्रियाकलाप करता है। इन 5 क्रियाकलापों में सबसे पहले अपन लेते हैं प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं, इन क्रियाकलापों के अंतर्गत धरातल से कच्चे माल को निकालना या उत्खनन के कार्य सम्मिलित है, जैसे कृषि करना, पशुपालन, खनन, आखेट, मत्स्य पालन, खाद्य संग्रहण, लकड़ी काटना आदि। यानी ये यूँ कहें कि जिनका संबंध धरातल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक पदार्थों से होता है उसे अपन प्राथमिक क्रियाकलाप कहते हैं। जिसका संबंध धरातल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक पदार्थों से होता है उसे अपन प्राथमिक क्रियाकलाप कहते हैं। अब इसमें जैसे कृषि है तो कृषि का संबंध है वो सीधे जल से हैं, भूमि से हैं, मृदा से हैं। इसके अलावा वायु से भी उसका संबंध है। तो इन प्रकार का ये सारे प्राकृतिक पदार्थ है, तो इनसे संबंध है। पशुपालन से जिसका संबंध यानी कि धरातल से है, जिसका संबंध वायु से है, जिसका संबंध जल से है। खनन की बात करें, आकेट है, या खाद्य संग्रहण है, लकड़ी काटना है। ये तमाम ऐसे यानी कि तत्व है जो इसका संबंध प्राकृतिक पदार्थों से होता है। तो प्राकृतिक पदार्थों से होता है इन क्रियाओं को अपन यानी प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। अब बात आती है द्वितीय क्रियाएं। द्वितीय क्रियाकलापों में उद्योगों को सम्मिलित किया गया है। द्वितीय क्रियाकलापों में उद्योगों को सम्मिलित किया गया है जो कच्ची सामग्री को उच्च मूल्यवान वस्तु तैयार करते हैं। कच्ची सामग्री से उच्च मूल्यवान वस्तु तैयार करते हैं, जैसे कपास एक कच्ची सामग्री है, उससे सूती वस्त्र तैयार होता है। लोह अयस्क एक कच्ची सामग्री है, इससे इस्पात तैयार होता है। इसके अलावा इसमें विनिर्माण उद्योग, विशेषीकृत कृषि आदि शामिल है। अब इसकी बात करते हैं कि द्वितीय क्रियाकलापों में जो कच्ची सामग्री है, कच्चा माल है, उससे मानव अपने ज्ञान, बुद्धि, क्षमता के द्वारा एक वस्तुओं का, मूल्यवान वस्तु का निर्माण करते हैं। तो वो किस माध्यम से करते हैं? उद्योग के माध्यम से करते हैं। तो उन उद्योगों को द्वितीय क्रियाकलाप में शामिल किया गया, चाहे वह उद्योग लघु उद्योग हो, चाहे कुटीर उद्योग हो, या बड़े पैमाने पर उद्योग हो। तीनों उद्योगों को इसमें शामिल किया जाता है, क्योंकि वो कच्चे पदार्थ से यानी कि मूल्यवान वस्तु का निर्माण करते हैं। ये जो विनिर्माण शब्द है, विनिर्माण शब्द का मतलब है किसी वस्तु का निर्माण करना, और ये विनिर्माण आते ही द्वितीय क्रियाकलाप में आता है। उद्योग विशेषीकृत कृषि, ऐसी कृषि जो यानी कि कच्चे माल के द्वारा एक ऐसे वस्तुओं का निर्माण किया जाता है
ऐसे खाद्य वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, चाहे इसमें फल फ्रूट से संबंधित हो या फल सब्जी से संबंधित हो। जैसे एक मूल्यवान खाद्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं तो वो भी विशेषीकृत कृषि है, वो द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आती है। अब आती है अब थर्ड है तृतीय क्रियाएँ। तृतीय जो क्रियाएँ हैं, ये क्रियाएँ क्या है? इन क्रियाओं में परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, संचार और प्रत्येक सेवाएं क्षेत्र शामिल होते हैं। यानी कि यूँ कहे साधारण शब्दों में कि प्राथमिक क्रियाएं और द्वितीय क्रियाएं, प्राथमिक क्रियाएं और द्वितीय क्रियाएं हैं, प्राथमिक क्रियाएं और द्वितीय क्रियाएं हैं। इन यानी कि क्रियाओं को जोड़ने का जो कड़ी का काम करती है वो तृतीय क्रियाकलाप करती है। ये किसके माध्यम से जुड़ता है? परिवहन, शिक्षा के द्वारा, संचार के द्वारा, व्यापार वाणिज्य के द्वारा और प्रत्येक सेवाओं के द्वारा। देखो सेवा क्षेत्र तृतीय यानी कि क्रियाओं में आता है, लेकिन सेवा क्षेत्र में दो के होते हैं, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। तो जो प्रत्यक्ष सेवाएं हैं, प्रत्यक्ष का मतलब है कि जिसका संबंध मानव के प्रत्येक सेवा क्षेत्र से होता है। जैसे कि एक नल मिस्त्री है, वो प्रत्येक सेवा क्षेत्र में आता है, एक नल मिस्त्री प्रत्येक सेवा क्षेत्र में आता है, एक लाइट मिस्त्री प्रत्येक सेवा क्षेत्र में आता है, एक कारीगर होता है वो प्रत्येक सेवा क्षेत्र में आता है, एक होम ट्यूशन करवाने वाला शिक्षक प्रत्येक सेवा क्षेत्र में आता है, एक होम डॉक्टर होता है प्रत्येक सेवा क्षेत्र में आता है। तो ये जितनी भी प्रत्येक सेवाएं होती है, एक साइकिल मैकेनिक होता है, उसको भी प्रत्येक सेवाओं की श्रेणी में रखा गया है। तो जिसका संबंध प्रत्येक सेवा से होता है वो तृतीय क्रियाकलापों में आते हैं, और जिसका संबंध प्रत्येक सेवा से नहीं होता है वो चतुर्थ क्रियाकलापों में आते हैं। तो प्रत्येक सेवाएं तृतीय क्रियाकलाप में आती है, जबकि अप्रत्यक्ष सेवाएं चतुर्थ क्रियाकलाप में आती है। चतुर्थ क्रियाकलाप मुख्यतः 3 क्रियाएं हैं, इसके अलावा 2 क्रियाएं हैं, चतुर्थ और पंचम क्रियाएं। चतुर्थ क्रियाकलाप, तो चतुर्थ क्रियाकलाप में ज्ञान और अनुसंधान, उच्च बौद्धिक आधारित सेवाएं, ज्ञान, अनुसंधान, विकास और उच्च बौद्धिक आधारित जो सेवाएं हैं वो चतुर्थ क्रियाकलाप में आती है। जैसे ज्ञान या रिसर्च करना हो, इसरो ने चंद्रयान 1 भेजा, चंद्रयान 2 भेजा, वो ज्ञान और अनुसंधान से संबंधित है। कोई मौसमी उपग्रह हो, कोई संचार उपग्रह का निर्माण किया जा रहा हो, कोई नवीन यानी कि साइंटिफिक जो है वो नवीन यानी कि औषधि का निर्माण कर रहे हो। अभी कोरोना महामारी की वजह से कोरोना पर बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं, वो भी ज्ञान और अनुसंधान आधारित है, और इससे एक नवीन वैक्सीन का निर्माण होता है। तो वो कौन सी क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा? चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। तो इसी प्रकार प्रशासनिक सेवाएं हैं या सूचनाओं का उत्पादन करना है। यूनिवर्सिटी की जितनी भी कक्षाएँ हैं, इन कक्षाओं में भी अप्रत्यक्ष सेवाएं हैं। जैसे अभी में ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ये प्रत्यक्ष सेवाएं नहीं है, अप्रत्यक्ष सेवाएं हैं, चतुर्थ क्रियाकलाप में आती है। रंगमंच पर जितनी भी क्रियाकलाप होती है, रंगमंच पर एक कलाकार कलाएं दिखाता है, लेकिन वो प्रत्यक्ष सेवाएं नहीं होती है, वो अप्रत्यक्ष सेवाएं होती है। तो इस प्रकार अप्रत्यक्ष सेवाएं भी चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आती है। और इसके अलावा नेक्स्ट आती है पंचम क्रियाकलाप। तो पंचम क्रियाकलाप में क्या आता है? नवीन ज्ञान का निर्माण करना, संरचना का उत्पादन करना, नवीन ज्ञान और का निर्माण या संरचना का उत्पादन करना। ये कौन करते हैं? नीतियों का निर्धारण करने वाला, निर्णयकर्ता। जैसे अभी भारत के मानव संसाधन मंत्रालय ने 2019 के अंतर्गत एक यानी कि न्यू एजुकेशन नीति आई है। ये न्यू एजुकेशन नीति में क्या हुआ है? नीतियों का निर्माण हुआ है। तो नीतियों को निर्धारित करने वाले किन्होंने बनाई? वो सारे पंचम क्रियाकलाप में आते हैं। तो इस प्रकार मानव 5 प्रकार की क्रियाकलाप करता है। अब अपन इसमें लेते हैं सबसे पहले प्राथमिक क्रियाओं में कौन कौन से, जैसे कृषि है, कृषि का वर्गीकरण, कौन से कृषि के प्रकार कौन से, पशुपालन के प्रकार कौन से हैं, इन तमाम बातों का अपन अध्ययन करेंगे। देखो प्राथमिक क्रियाओं में खाद्य संग्रहण आता है। खाद्य संग्रहण
का साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि भोजन संग्रहण है। और भोजन संग्रहण को अब यानी कि प्राचीन समय में जो सुदूर इलाके हुआ करते थे, पहाड़ी इलाके, रेगिस्तानी भाग हुआ करते थे, उसमें जो जनजातियाँ थी वो खाद्य संग्रहण का काम करती थी और अभी भी करती है। लेकिन उसमें भोजन संग्रहण या खाद्य संग्रहण है, इसकी पद्धति में बदलाव हुआ है। प्राचीन समय के अंदर जो जीवन निर्वाह करने के लिए जो आवश्यक पदार्थ चाहिए उसी का ही यानी कि जनजातियाँ संग्रहण किया करती थी। खाने पीने की या जीवन निर्वाह की जो सामग्री है उसका संग्रहण किया करती थी, खाने पीने की और रहने से संबंधित है। लेकिन वर्तमान समय के अंदर जो जनजातियां हैं, सुदूर इलाके हैं, पहाड़ी है या कहीं में रेगिस्तानी भाग वगैरह है, तो इन पहाड़ी या जो हिमाच्छादित क्षेत्र है इसमें बहुत सारी जनजातियां हैं विश्व के अंदर जो भोजन संग्रहण का काम करती है। लेकिन उसकी जो पद्धति है उसमें बदलाव आया है। अब उन वस्तुओं का संग्रहण किया जाता है जो बाज़ार में मूल्य आधारित होती है और जिससे नकदी प्राप्त होती है, ऐसी वस्तुओं का संग्रहण किया करते हैं। जैसे कुछ वनों से संबंधित जितनी भी औषधियाँ हैं, मूल्यवान लकड़ी है या जन औषधि से संबंधित, फल फ्रूटों से संबंधित, जन औषधि से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं उनका संग्रहण करके मार्केट के अंदर बेच दिया जाता है ताकि उनको नकदी प्राप्त होती है और वो अपना जीवन निर्वाह आराम से कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो खाने की जो खाद्य संग्रहण है, कुछ पशुओं का शिकार वगैरह करना, वो भी यानी कि जनजातियाँ करती है। लेकिन इसके साथ साथ अभी वर्तमान में उन वस्तुओं का संग्रहण किया जाता है जो बाज़ार में यानी नकदी आधारित मांग रहती है। तो उनमें जन औषधि से संबंधित है, जड़ी बूटियाँ हैं, मूल्यवान लकड़ी है और भी फल फ्रूट्स जो हैं जो जन औषधियों का निर्माण करते हैं उनका संग्रहण करके मार्केट में नकदी के रूप में बेच दिया जाता है। अब बात आती है भोजन संग्रहण तो प्राथमिक क्रिया है, दूसरा है पशुपालन। पशुपालन मानव का प्राचीन समय से ही व्यवसाय रहा है। जब से मानव जंगलों में से निकल करके एक जगह रहने लगा तो प्राचीन नदी बहुत सारी घाटियों के अंदर भी पशुपालन का जिक्र मिल रहा है। लेकिन वर्तमान समय में पशुपालन है उसको दो तरीके से किया जाता है, एक चलवासी पशुपालन और एक है व्यापारिक पशुपालन। चलवासी पशुपालन, ये जो चलवासी शब्द आया है, ये चलवासी पशुपालन का मतलब होता है कि एक जगह पशुओं को नहीं रखा जाता है, पशुओं को एक से दूसरे स्थान तक ले जा कर के पशुओं को चराया जाता है। यानी कहने का मतलब है ऋतु प्रवास होते हैं, उसको अपन चलवासी पशु यानी कि पशुपालन कहते हैं। बहुत सारी ऐसी जनजातियां हैं जो चलवासी पशु चारण का काम करती है। जैसे भारत के अंदर भी गुर्जर है, भूटिया है, ये जनजातियां पशु चारण का काम करती है। इसके अलावा विश्व पटल पर देखेंगे तो विश्व के अंदर भी यानी कि बहुत सारी ऐसी जनजातियां हैं जो चलवासी पशु चारण का कार्य करती है और कुछ इसमें यानी कि क्षेत्र भी है जो चलवासी पशु चारण का काम यानी क्षेत्र है। इन चलवासी पशु चारण के क्षेत्रों में सबसे पहले देखेंगे कि देखो सहारा मरुस्थल से लेकर के मध्य एशिया, यूरोप मरुस्थल और इसके बाद जो रूस का भाग है, मंगोलिया का भाग है, यहाँ तक ये चलवासी पशु चारण होता है। इसके अलावा यहाँ पे भी जो जनजातियाँ हैं, कुछ ऐसी जनजातियाँ जो साइबेरिया क्षेत्र के अंदर रहती हैं, तो साइबेरिया क्षेत्र के अंदर भी पशु चारण का यानी कि चलवासी पशुपालन होता है। यहाँ भी चलवासी पशु चारण होता है, यहाँ भी यानी कि सहारा मरुस्थल से लेकर के मध्य एशिया मरुस्थल है। इसके अलावा यहाँ से मंगोलिया, चीन के क्षेत्र है, मंगोलिया है, रूस का कुछ भाग है, यहाँ पर भी यानी चलवासी पशुपालन होता है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में भी पशुपालन होता है। ये जो मेडागास्कर का जो क्षेत्र है, मेडागास्कर के अलावा ये जो पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र है, ये इस क्षेत्रों में भी चलवासी पशु चारण होता है। यहाँ जो है ऐसी ये व्यापारिक पशुपालन होता है, यहाँ पर भी व्यापारिक पशुपालन होता है, यहाँ पर भी कौन सा पशुपालन होता है, व्यापारिक पशुपालन होता है। व्यापारिक पशुपालन जो आगे हम चर्चा करेंगे।
तो व्यापारिक पशुपालन होता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड क्षेत्र के अंदर यहाँ पर भी कौन सा व्यापारिक पशुपालन होता है, व्यापारिक पशुपालन होता है, व्यापारिक पशुपालन। तो इस प्रकार यानी कि यहाँ पर भी व्यापारिक पशुपालन होता है। रेचिंग, जो इसके बाड़े होते हैं उसको रेचिंग कहा जाता है। तो इस प्रकार जलवासी पशु चारण के कुछ 7 स्पष्ट क्षेत्र है, जिसमें पहला है कि उच्च अक्षांशीय उप आर्कटिक जो साइबेरिया का क्षेत्र है उस अक्षांशीय, अभी मैंने बताया वहाँ जलवासी पशुचारण होता है। यूरेशिया के स्टेपी जो प्रदेश है, यूरेशिया का जो स्टेपी प्रदेश है वहाँ पर भी जलवासी पशुचारण होता है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिमी एशिया, सहारा और अरब मरुस्थल, उप सहारा सवाना प्रदेश, एंडीज और एशिया के उच्च पठारी क्षेत्र, ये 3 प्रमुख यानी कि प्रदेशों इसमें समाहित है। इसमें सबसे बड़ा जो 13,000 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है, अफ्रीका के साहेल और सहारा से मंगोलिया और मध्य चीन तक फैला हुआ है। इसमें 3 प्रमुख यानी क्षेत्र है। इसमें पहला है कि सबसे बड़ा है वो है 13,000 वर्ग किमी क्षेत्र में है, जो अफ्रीका के साहेल और सहारा से मंगोलिया और मध्य चीन तक फैला हुआ है। द्वितीय, यूरेशिया के टुंड्रा प्रदेशों को दक्षिणी सीमा तक विस्तृत है। यूरेशिया के टुंड्रा प्रदेशों से दक्षिणी सीमा तक यानी कि विस्तृत है। और ये यानी कि तीसरा है वो दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, मेडागास्कर के पश्चिमी भाग इसमें सम्मिलित किए गए हैं। ये है जो यानी कि जलवासी पशुचारण होते हैं। दूसरा है व्यापारिक पशुपालन। व्यापारिक पशुपालन का मतलब है कि जिसका उद्देश्य पशु उत्पाद, पशुओं से जो उत्पाद है उसको प्राप्त करना। तो पशुओं से जिसका उद्देश्य पशु उत्पाद को प्राप्त करना, जैसे मांस, दूध, ऊन, खाल आदि बेचकर आय प्राप्त करना, यानी व्यापारिक पशुपालन का मतलब होता है जिसका उद्देश्य पशुओं को व्यापारिक दृष्टि से पाला जाता है और उससे जो पशु उत्पाद प्राप्त होते हैं, जैसे मांस, दूध या ऊन, खाल आदि को बेचकर आय प्राप्त किया जाता है। इसमें पशुओं को बड़े बड़े चरागाहों में आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति से पाला जाता है। इसमें पशुओं को बड़े बड़े चरागाहों के अंतर्गत यानी कि आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति से पाला जाता है। जो चरागाह होते हैं उसमें ब्राज़ील में इसको कहते हैं रेचिंग। जो चरागाह यानी बाड़े होते हैं पशुओं के पालने के, उसको ब्राज़ील में रेचिंग कहते हैं। और इसके अलावा यानी विश्व में 5 व्यापारिक पशुपालन क्षेत्र प्रसिद्ध है। उसमें सबसे पहले है यानी कि कनाडा और यूएसए का प्रेरी क्षेत्र। ये जो कनाडा और यूएसए का प्रेरी क्षेत्र है, ये कनाडा और यूएसए का प्रेरी क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है ये व्यापारिक पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है। व्यापारिक पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है। यूएसए का ये भाग है, ब्राज़ील का ये भाग व्यापारिक पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है। और जो ऑस्ट्रेलिया का भाग है, न्यूजीलैंड है, ये भी व्यापारिक पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा और भी यानी कि क्षेत्र जैसे वेनेजुएला का एक छोटा सा भाग, ब्राज़ील, अर्जेंटीना का पंपास क्षेत्र, ये जितने भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं वो व्यापारिक पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा दक्षिणी अफ्रीका का वेल्ड क्षेत्र है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का शीतोष्ण घास का मैदान है, और कैस्पियन सागर के पूर्व और यूराल सागर के उत्तर तक यानी कि विस्तृत है। कैस्पियन सागर के पूर्व में भी इसका विस्तार है, यानी कैस्पियन सागर के पूर्व में भी यहाँ भी व्यापारिक पशुपालन किया जाता है। यहाँ व्यापारिक पशुपालन किया जाता है। तो ये भाग है जितने भी घास के मैदान है, जैसे ब्राज़ील और अर्जेंटीना की जो घास के मैदान है, पंपास घास का मैदान, पंपास घास का मैदान, पंपास घास का मैदान शीतोष्ण कटिबंधीय जितने भी घास के मैदान है उसमें ज़्यादातर यानी कि व्यापारिक पशुपालन किया जाता है। यानी जिसमें दक्षिण अफ्रीका का वेल्ड भी शामिल है। तो
तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जैसे उत्तरी अमेरिका प्रेरी है, यूरेशिया का स्टेपी है, ब्राज़ील अर्जेंटीना का पंपास है, और अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का जो डाउन क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का, इसमें भी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के शीतोष्ण घास के मैदान में भी व्यापारिक पशुपालन यानी किया जाता है। इसके अलावा विश्व के सभी समशीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान हैं वो सारे क्या है, व्यापारिक पशुपालन के क्षेत्र है। और विश्व में व्यापारिक पशुपालन के अंतर्गत गाय बैल अधिक संख्या में पाले जाते हैं। उससे जो भी मांस ऊन खाल प्राप्त होते हैं उसे बेचकर आय प्राप्त की जाती है। परंतु कुछ क्षेत्रों में जैसे पश्चिमी यूरोप है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में भेड़ पालन अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत में विश्व की सबसे अधिक पशुओं की जनसंख्या है और विश्व में कुछ ऐसे भी देश हैं जो मांस का उत्पादन ज़्यादा किया करते हैं, तो उसमें भी व्यापारिक पशुपालन किया जाता है। व्यापारिक पशुपालन में पशुओं को व्यापारिक उद्देश्य से पाला जाता है ताकि उससे जो पशु उत्पाद है उसको बेचकर से अधिक आय प्राप्त की जा सके, और उससे जो भी आय होती है उससे वो एक आर्थिक क्रियाएँ हो जाती है। जैसे विश्व के अंदर एक देश ऐसा है न्यूजीलैंड, जिसकी प्रमुख आर्थिक जो अर्थव्यवस्था का आधार कहे जाते हैं वो पशुपालन है। पशुपालन वहाँ बड़े स्तर से किया जाता है। और कुछ जो दूध पशुपालन है, दुग्ध पशुपालन जिसको अपन कह सकते हैं, एक और पशुपालन आता है दुग्ध पशुपालन। तो दुग्ध पशुपालन है जिससे संबंधित तमाम दुग्ध उद्योग चलते हैं, उनका पशुपालन भी यानी ज़्यादातर डेनमार्क है, न्यूजीलैंड है, इन देशों के अंदर ज़्यादा किया जाता है, जिसका उद्देश्य केवल दूध का उत्पादन करना है। उसमें दूधारू पशु पाले जाते हैं। व्यापारिक पशुपालन और दुग्ध पशुपालन के अंदर अंतर यह है कि व्यापारिक पशुपालन में केवल व्यापार के उद्देश्य से पशुओं से जो उत्पाद होता है उसके आधार पर यानी कि पालन पोषण किया जाता है। जैसे उसमें दूध होना जरूरी नहीं है, दूध के साथ साथ उसमें मांस है, ऊन है और चमड़ा है, ये हड्डियां हैं, उससे संबंधित यानी कि बेच करके आय प्राप्त होती है। उसी उद्देश्य से यह पशुओं को पाला जाता है। और दक्षिण अफ्रीका में इनके पशुओं के बड़े बड़े बाड़े होते हैं, उसको रैंचिंग कहते हैं। लेकिन दुग्ध पशुपालन में क्या होता है, केवल दूधारू पशुओं का पालन किया जाता है, जिससे दूध निकाला जाता है और दूध से विभिन्न जो दुग्ध उद्योग है उसके लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाया जाता है। तो दुग्ध उद्योग ज़्यादातर यानी कि दुग्ध व्यवसाय से संबंधित होते हैं। ये शीतोष्ण जलवायु में सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं। इसमें दुग्ध आधारित पशुपालन है, उसके भी 4 क्षेत्र हैं: पूर्व मध्य उत्तरी अमेरिका, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। विश्व में दूध उत्पादन में भारत पहला स्थान रखता है और दूसरा स्थान अमेरिका का है। लेकिन इनके निर्यात की दृष्टि से देखेंगे, एक देश ऐसा है डेनमार्क, कुल निर्यात में दूध का उत्पादन का हिस्सा लगभग 75% से भी अधिक है। ये दुग्ध पशुपालन की शुरुआत डेनमार्क से हुई है। तो आयरलैंड, डेनमार्क, वहाँ जितना भी यानी कि दुग्ध उत्पादन होता है उसका 75% निर्यात किया जाता है। यूरोप में भी डेनमार्क के अलावा हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी आदि दुग्ध उत्पादन देश हैं। न्यूजीलैंड मक्खन का सबसे बड़ा निर्यातक है। सबसे ज़्यादा मक्खन का निर्यात करने वाला कौन है? न्यूजीलैंड देश है। इसके अलावा हॉलैंड में भी प्रति पशु उत्पादन सर्वाधिक होता है। न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप में यानी जो न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप के अंदर एक तराना क्षेत्र संसार के सभी क्षेत्रों की तुलना में दुधारू गायों का घनत्व वहाँ पे अधिक होता है। तो इस प्रकार दुग्ध पशुपालन भी होता है। पशुपालन के 3 टाइप बनने पड़े हैं: चलवासी पशुपालन, व्यापारिक पशुपालन और तीसरा है दुग्ध पशुपालन।